कैसे कैसे आप बुक्ड हुआ और कैसे बताइए कैसे। तो आप क्वेश्चन करेंगे क्या मैं बोलना चालू करता बोलिए और मैं कुछ चाहता है तो कुछ करूँगा। जैसे 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पूछताछ के नाम पर मुसलमान नौजवानों को बुलाया जा रहा था हर तरफ से, मलकपेट, ताड़बंद, ओल्ड सिटी, मेहदीपट्टनम, हर तरफ से बुलाया जा रहा था। इसी तरह से जिस तरह से दिलसुखनगर ब्लास्ट के बाद तहकीकात शुरू करी पुलिस, तो उसके बाद बुलाने के बाद में तो अचानक अरेस्ट कर लिया गया और बेबुनियाद मुकदमा मुलविस कर दिया गया। अरेस्ट करके इलीगल डिटेंशन 8 दिन टॉर्चर कर इलेक्ट्रिक शॉक हर डिग्री यूज़ करने के बाद नार्को एनालिसिस तक भी करवा दी लॉस्ट इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। जो हरासमेंट कर सकी पुलिस कर सकती थी मुसलमान आवाम। उसके बाद 6 महीने तक जेल में बंद रहे सब, बहुत सारे लड़के रिलीज हुए। जब कोर्ट से जजमेंट आया कि टोटल है बरी हो गए, 22 बरी होने के बाद हुकूमत हमको मुआवजा दी, सॉरी बोली, सीएम भी सॉरी बोले, स्टेट से लेके स्टेट माइनॉरिटी कमीशन भी बैठी थी, इस पर वो लोग भी नादिम हुए। बहरहाल उसके बाद जब स्वामी असमानंद का कन्फेशनल आया कि मक्का मस्जिद, मालेगांव, अजमेर शरीफ इस तरह के ब्लास्ट वो करवाया असमानंद, उसके बाद हम लोग को बरी कर दिया गया। और जब फिर दोबारा अभी हाल ही में हुए बम धमाके दिलसुखनगर में, उसके बाद फिर पुलिस का वही रवैया, उसी तरह से नौजवानों को बुलाना, परेशान करना। फिर पहले पूछा जा रहा है कि हमें क्यों बुला रहे हैं सर, तो बोलते कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में तुम्हारा था ना मसला, इसीलिए तुम लोग को बुलाया जा रहा है। इसलिए फिर से हरासमेंट पुलिस स्टार्ट कर। क्या कर रहे थे आप उस समय मक्का मस्जिद उस समय क्या? मैं उस समय गैरेज पर था, मेरी गाड़ी बनवा रहा हूँ। नहीं तो क्या काम कर रहे थे आप? मक्का मस्जिद ब्लास्ट के समय मैं बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन, डायमंड सेल्समैन था ऑलरेडी। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी मेरी, सुकून से लाइफ चल रही थी। जब उसके पुलिस बाद इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बुलाई हम लोग को, उसके बाद से जॉब चलेगी, कोई हमको नौकरी पे नहीं रखता, ना हम समाज में कोई सही नज़रिए से देखता, जैसा कि पुलिस एक ISI का लेबल लगा दिया हमको। और जब जेल में था कैसा था? लीगल फाइट चाहिए था, कैश चाहिए तो लीगल फाइट के लिए, और ऐसा क्या कैसा था? जेल में जो रखी थी पुलिस हम लोग को हाई सिक्योरिटी जोन ISI एजेंट्स को जिसमें रखा जाता है वो बैरक में रखी थी। ISI ट्रीटमेंट करी थी हमारे से, जिस तरह से नक्सलियों के साथ किया जाता है, नक्सली ISI एजेंट वैसे बैरक में हमको उतार करके रखे। जब हमारे घर वाले आते थे तो ISI एजेंट बोल करके चिट्ठी पे लिखने से हमको मुलाकात देते थे, नहीं तो हमको मिलने की नहीं देते जब तक हमारे घर वाले खुद हमको ISI नहीं बोले। और ना आप जेल में था, उसको लीगल फाइट करने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट होता है फैमिली के लिए डेली? हम जब जेल में थे उसके बाद तो बहुत सारे तंजीमें आगे आई। जब हम जेल में जाने पहले तो कोई आगे नहीं बढ़ा था, जब मालूम हुआ कि दूसरे है ये लड़के बेगुनाह है, और जब से हमारे ऊपर पूछताछ हुई थी, ये अमजदुल्ला खां खालिद है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे बहुत फॉरवर्ड रहे, हमारी फैमिली को लेकर के चले, उनको गाइड करें कि कानूनी लड़ाई किस तरह से लड़ना चाहिए, अदालत किस तरह से जाना चाहिए, तो बहुत लीगल एडवाइस दिए, उसमें बहुत अच्छी हेल्प करे थे। उस समय घर कैसे चल रहे थे? बहुत बताना भी मुश्किल हालत है। लोगों की फंडिंग से, कौम की फंडिंग से, मिलत के फंड से घर चलते थे, कोई कुछ दे देने से बस हमारे घर वाले जी लेते। उसके बाद ना आप किट हो गए और कॉमन से ऐसा भी हो गए, फिर भी समाज कैसे आपको? समाज अभी तक भी हमको बुला नहीं पाया था, क्योंकि क्रिमिनल की नज़र से ही देखता था अभी भी समाज में। तो फिर एक नई स्टोरी हो गई, होने से हमारी ज़िंदगी तो और बहुत बहुत ख़राब हो गई। आसपास के लोग, पड़ोसी, आसपास का माहौल इस तरह का है कि लोग हमको शक भरी नज़र से देखते हैं। फैमिली को कोई जैसे कोई क्रिमिनल है, फैमिली को जल्दी से कोई एक्सेप्ट नहीं करते, कोई अच्छे बुरे फंक्शन रहने दे या कुछ रहने दे, कोई जल्दी से घर आते नहीं, हमारे कुछ जाते नहीं, इस तरह से हमारे घर का माहौल बन गया। और उसके बाद काम ढूंढने के लिए कैसा क्या काम या नौकरी तो कोई परमानेंट तरीके से कोई दे रहा नहीं, इसीलिए कि कुछ जो मिला बस टेम्पररी काम चल रहा है। और उसके बाद क्या किया काम के लिए? क्या अभी क्या काम चलते हैं? अभी तो मेरे भाई का इलेक्ट्रिकल शॉप है,
उसी पे गुजारा बसर चलता और थोड़ा सा जो बिजनेस मिला सीज़न वाइज, जैसा कि जो सीज़न आया उस हिसाब से कुछ ना कुछ कर लेते रहे। और उस समय शादी हुई ना जब मक्का मस्जिद ब्लास्ट में? मक्का मस्जिद ब्लास्ट के टाइम पे मेरी शादी की तैयारी हो रही थी, मतलब टूट गई शादी, बाद में फिर हुई। अभी मेरे को 3 बच्चे हैं और माँ है, मिसेस है, मेरे ऊपर 6 लोग की फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी है। तो इस तरह के हालात में पुलिस का फिर से हरासमेंट करना, फिर से परेशान करना बहुत तकलीफ दे। और कैसा था आपको? इलीगल डिटेन था या कस्टडी में था? मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में पूरे टोटल 25-30 मेंबर्स को इलीगल डिटेन करे थे। 8 डेज तक घर वालों को भी पता नहीं था कि वो लड़के कहाँ हैं, किस हालत में। इलेक्ट्रिकल शॉक देना, इस जगह शॉक देना, कानों पर इलेक्ट्रिकल शॉक देना, इस तरह का टॉर्चर किया गया था। तो अभी भी वो दिन हम भुला नहीं सकते, जब फिर अब शहर में धमाके होते, लोगों की जान गई, उसके बाद फिर हमको जिंदा मार दे रही पुलिस, फिर से वही सवाल कर करके। और कौन जेल में कौन सा ऑफिसर्स आपको क्वेश्चन कर रहे थे? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स? मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद SIC 2 टीम्स बनाए थे, जिसमें रामचंद्र वगैरह इस तरह के ऑफिसर्स थे जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के काबिल नहीं थे। जिसके इन्वेस्टिगेशन आता नहीं था वो CBI को मिसगाइड करते थे। जब CBI के हाथ में केस था तो लोकल पुलिस CBI को मिसगाइड करती थी कि ये टेररिस्ट है, ये लड़के टेररिस्ट है बोलकर हमको आइडेंटिफाई कर देते थे मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद। तो अभी भी इसी तरह से लोकल पुलिस का फिर वही रवैया है, लोकल बेसिक इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फिर हरासमेंट कर रहे, फिर NIA आएगी, फिर वो लोग को मिसगाइड करेंगे कि ये टेररिस्ट है। आपको कौन सा ऑफिसर्स वहाँ आपके साथ क्वेश्चन कर रहे थे? इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, NIA और NIA उस टाइम में नहीं थी मक्का मस्जिद ब्लास्ट के टाइम पे। इस वक्त जो कल बुलाए गए थे दिलसनगर ब्लास्ट के बाद जो आए थे, मान लो ये इस DCP पार्टी बोल करके बुला करके क्वेश्चनिंग करे ये लोग। उस समय जो से कि SIT टीम बनाए थे, SIC बोल करके इंटेलिजेंस टीम बनाए थे, इन्वेस्टिगेशन टीम। उस समय CBI के हाथ में केस था, इस समय NIA को केस दे रहे हैं बोल करके इस तरह से मालूम। आपके खानदान वालिदा कितने? वालिद तो मेरे है नहीं, बेटा मैं बस करता। और कितने बच्चे हैं आप लोग? 3 लड़के। आपके नहीं? हम लोग 5 भाई है जो सब अपने अपने रोजगार में सेट है। 3 बहन हैं। आप कितना बच्चा? आप एल्डर है ना? मैं सब इंडिपेंडेंट अलग अलग है। मैं मेरी वालदा के साथ रहता हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी मिसेस वगैरह। नहीं, वो आपको ऊंचे बच्चे नीचे? मैं मेरे से और दो भाई बड़े, 3 भाई बड़े। जब जेल में थे और क्वेश्चन कर रहे थे, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे या वांट टू कन्फेस मींस? वो लोग तो हम ही को कन्फेशनल कर रहे थे कि एक्सेप्ट कर लो कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट तुम करवाया, शाहिद बिलाल करवाया। उस समय शाहिद बिलाल बहुत पॉपुलर, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बोल करके शाहिद बिलाल को टारगेट कर रही थी गवर्नमेंट और पुलिस सब। तो शाहिद बिलाल ब्लास्ट करवाया, तुम लोग उसको सपोर्ट करे, इस तरह से वो लोग हम लोग को एक्सेप्ट करने के लिए टॉर्चर करते थे, डिटेन, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। क्वेश्चंस क्या है? मक्का मस्जिद ब्लास्ट तुम लोग किया, शाहिद बिलाल तुम्हारा फ्रेंड है, उसको तुम लोग सपोर्ट किया, वो ब्लास्ट किया, इस तरह से हमको टॉर्चर करते थे उस समय। और अब क्या सोचता है, क्यों आप टारगेट हो गया? मेरे को पुलिस रिकॉर्ड में जाने की मेन फर्स्ट रीजन 2004 DGP ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट हुआ था एक छोटा सा। उसमें गुजरात मौलाना नसरुद्दीन को अरेस्ट करने के लिए गुजरात पुलिस आई थी। जब हम वहाँ खड़े हुए थे तो बहस हुई मामूली सी। तो मेरा मुजाहिद सलीम मेरा दोस्त था, शहीद मुजाहिद सलीम मेरा दोस्त था, जो इसको गुजरात पुलिस नरेंद्र अमीन 2 गोली फायर किया था मेरे आंखों के सामने। उस चीज़ का मैं एविडेंस हूँ, आई विटनेस हूँ मैं। तो तब से लेकर अभी तक पुलिस का यही प्रेशर रहता कि वो विटनेस क्यों बना के गुजरात पुलिस के अगेंस्ट में,
क्या हासिल होने का, छोड़ दे केस। तो जब भी मक्का मस्जिद ब्लास्ट के टाइम पे भी बुलाए थे तो वही हरासमेंट था कि उस केस का विटनेस क्यों बना दो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तुझको बुला रहा है। फिर अभी भी इस वक्त बुला के उनके पुलिस बोलती कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में तुम लोग को अरेस्ट करे थे, इसीलिए हम तुम लोग को इस बार भी बुला रहे। तो पुलिस खुद अपने को रिकॉर्ड में डाल करके बार बार बुला करके और यानी जीना दुश्वार करके रख देती। जिस तरह की एक हिस्ट्री रोडी शीटर्स वगैरह को जिस तरह से रहता ना, उस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है। उस फायरिंग में आपने कंप्लेंट किया था, तो फायरिंग के बारे में आपने कंप्लेंट? मैं कंप्लेन किया था सैफाबाद पुलिस स्टेशन में, मगर उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई पैरवी नहीं, ना उनको पकड़ के ला रहा जा रहा है, ना केस चलाया जा रहा है, कुछ नहीं, उल्टा हरासमेंट हम ही को किया जा रहा है। उस दिन तक शुरू हो गया आपकी टारगेट? Now you have been acquitted from that case na మక్కా మస్జిద్ నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. ఆఫ్టర్ దాని తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీస్ చాలా ఉంది, అది వదిలేండి, ఎన్జిఓస్ చాలా ఉంది. చాలామంది మీ దగ్గర కెమెరా తీసుకొని వచ్చి మాట్లాడే చాలామంది ఉండొచ్చు. ఇంతవరకు అట్లా ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ? నా వాళ్ళు తిరుగు కెమెరా తీసుకొచ్చి ఎంతమంది అట్లా వచ్చున్నారు? అది मक्का मस्जिद केस में से एक्विटल होने के बाद बहुत सारे एनजीओस आए, जो सिविल लिबर्टीज भी है, उसमें बहुत सारे लोग हमारी हेल्प किए, हमारे लिए कंपनसेशन के लिए फाइट किया गवर्नमेंट से, क्वेश्चन उठाए कि इनोसेंट्स है, इनको कंपनसेशन देना चाहिए, इनको जीने का अच्छा वो देना चाहिए, सर्टिफिकेट देना चाहिए, उनको बहुत सारे एनजीओस फाइट किए गवर्नमेंट से, जब जा करके हमको कंपनसेशन मिला। ఓకే, ఇది కెమెరా తీసుకొని డాక్యుమెంటరీ అది ఇది చేసుకొని उस तरह से तो कुछ ज़्यादा नहीं आए, दिल्ली से कुछ चैनल वाले आए, ఢిల్లీ వాళ్ళే दिल्ली से आए कुछ, और बस लोकल चैनल्स आए थे, ज़्यादा कोई लोग బ్రాడ్కాస్ట్ చేశారా? మీ దగ్గర తీసే బైట్స్ అన్నీ పెట్టారా? తీసుకున్నారు, చాలా మంది వచ్చినారు, అప్పుడు కూడా పెట్టలేదు, ఏం ఇట్లా స్పెషల్ రాలేదు. యూ కెన్ ఆస్క్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఎగ్విటల్ అనిస్తే పట్టుకుంటే అది హైలైట్ అయితే టెర్రరిస్ట్ పట్టుకున్నారని ఇట్లా ఇట్లా అని ఒక నిమిషం క్లియర్ అయితే మళ్ళీ చెప్పండి. మీడియాలో ఇప్పుడు ఏదైనా పోలీస్ పిలిస్తే ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఏమైనా కేసులా పట్టుకుంటే చాలా మీడియా ఇష్యూ అవుతాయి, టెర్రరిస్ట్ పట్టుకున్నారు, టెర్రరిస్ట్ పెద్ద టెర్రరిస్ట్ దొరికింది. హిందీ కెన్ యూ స్పీక్ దిస్ ఇన్ హిందీ? హిందీలో చెప్పండి ఇది. ఓకే, हिंदी चपेंगे. कुछ मीडिया और कुछ मीडिया के चैनल वाले इस तरह से काम करते हैं कि जब पुलिस जब बुलाती है या पूछताछ के लिए बुलाती है या पकड़ती है तो बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ा गया, टेररिस्ट को पकड़ा गया, इस तरह से मीडिया इशू बनता है. जब फिर बाद में छूटते या क्लीन शीट मिल जाती है या एक्विटल हो जाती है, बाइज्जत बरी हो जाने के बाद मीडिया अपना रूल ख़त्म कर देती कि इसको इस तरह से छोड़ दिया गया था, ये बेकसूर साबित हुआ था, फिर इसके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगाया जा रहा है. तो बहुत सारी मीडिया के चैनल्स हैं जो गैर जिम्मेदाराना रूल अदा करते हैं इस मामलों में. तो मीडिया से ताकीद है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई तो अपना मुंह बंद रखे और मामले को पूरी दो तरफा देखे, टू साइड देखे बराबर. ఓకే, లాస్ట్ వన్ భయ్య, ఇప్పుడు ఇది జరిగింది, ఇప్పుడు ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది, నిన్న లాస్ట్ టైం మక్కా మసీద్ జరిగింది, మళ్ళీ దీనిలో ముస్లిం అబ్బాయిల్ని చూపిస్తారు. మీరు मीडिया पुलिस ఏమన్నా డిక్లేర్ ఇప్పుడు దాకా హిందీలో చెప్పండి భయ్య. अभी तक पुलिस कोई डिक्लेयर नहीं की थी, पर मीडिया इशू इंडियन मुजाहिदीन मीडिया इशू इंडियन मुजाहिदीन पे डिस्कस हो रहा. बड़े बड़े चैनल्स है पूरे इंडियन मुजाहिदीन को टारगेट कर रहे हैं, जबकि पुलिस को डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंडियन मुजाहिदीन ये धमाका किया. तो इसी तरह से मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में शाहिद बिलाल बोल के जब भी मीडिया और पुलिस दोनों बोले थे, जब बाद में पता चला कि स्वामी असीमानंद, प्रज्ञा सिंह ठाकरे, मालेगांव बम ब्लास्ट, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, ये लोग कन्फेशनल करे कि हम मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट करें, हम मालेगांव बम ब्लास्ट करें. तो हिंदू टेररिज्म इसमें निकला. अभी भी इसी तरह से मीडिया इश्यूज बन रहे हैं. इंडियन मुजाहिदीन हो सकता है, इंडियन मुजाहिदीन 100% हो सकता है इंडियन मुजाहिदीन, मगर बाद में अगर कोई हिंदू ग्रुप्स निकला
तो ठीक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। तो मीडिया को चाहिए कि जब तक कोई कंफर्म नहीं हो कि किसी को टारगेट कोई कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी को पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रेशर ఓకే భయ్య, ఇప్పుడు మీరు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చి మీకు కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ అన్నీ ఇచ్చింది. ఈ కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే తర్వాత కూడా మీకు నార్మల్ లైఫ్ వచ్చిందా? ఎప్పుడైనా ఒక లోగో ఐఎస్ఐ లోగో నా మీద వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా వస్తాయి సార్ నార్మల్ లైఫ్? మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ अभी फिर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करना है, आओ तुम लोग बोल के फिर बुला रहे हैं, तो नॉर्मल आदमी कैसा रह सकता? మళ్ళీ మీడియా అన్నీ అపోలజైజ్ చేసిందా? అట్లీస్ట్ మీరు మంచి క్యాంపెయిన్ చేసి मीडिया पुलिस से क्वेश्चन करना चाहिए कि इनोसेंट पीपल को क्यों इस तरह से फिर हरासमेंट कर रहा है. తర్వాత వాళ్ళు దొరికింది మాకు ఇక్కడ చేసి మరి మాకు అదే బ్లాస్ట్ వేత్ నుంచి బ్లాస్టర్ అని ఇట్లా చూస్తాను. వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ చాలా ఘోరంగా అడిగారా లేదా మామూలుగా అడిగారా? మామూలుగా అడగారు. మూడు ఆఫీసర్స్ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడారు నార్మల్గా. ఇంకా మీకు భయం ఉంది ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారో? ఏం పరిస్థితి ఇట్లా చేసింది, ఒక దొంగలు రౌడీ షీటర్ లాగా అయింది కమ్యూనిటీ. మా ఇప్పుడు కమ్యూనిటీలో మీకు ఎట్లా ఉంది రెస్పాన్స్? అట్లానే చూస్తారు, ఒక దొంగకు రౌడీ షీటర్కు ఎట్లా చూస్తారు అట్లా అయింది మా బతుకు. సైదాబాద్లో ఉన్న ఆడ నుంచి ఇంటి ఖాళీ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసిన, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ అప్పుడు ఇంటి నుంచి ఎక్కడ పోవాలి, ఏ కమ్యూనిటీలో పోవాలి? వీళ్ళు చెప్తారా వెళ్ళిపో? చెప్తారు కదా, పోయి ఏమైనా ఎక్కువ తక్కువ అయితే ఎవరు వస్తారు? అడసి పడోసి అతను. మళ్ళీ మీకు కమ్యూనిటీ కూడా సపోర్ట్ లేదు? లేదు, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ భయపడతారు, అందరూ భయపడతారు. ఇంత పెద్ద టెర్రరిస్ట్ అని పోలీస్ పట్టుకుపోయినారు, మళ్ళీ చేశారు, ఏమో డౌట్స్ ఉంటారు చాలా. వాళ్ళు నమ్ముతారు మీడియాని. ఎట్లా పోయా మీడియాలో ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే 2-3 రోజులు ఉంటాయి, ఖతం అవుతాయి. కమ్యూనిటీలో పర్మనెంట్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యామిలీ మెంబర్ల మీద అది ప్రెషర్ చాలా పర్మనెంట్ అవుతాయి కదా. इन्वेस्टिगेशन के लिए सालों मंदी को बहुत सारे लोगों को परेशान किया मुस्लिम कम्युनिटी के. बाद में दूसरा ग्रुप निकला क्लास में, सॉरी बोली, पुलिस बोली, गवर्नमेंट बोली. बोलने के बाद ऑलरेडी एपी पुलिस भरोसा तोड़ दी, पब्लिक का भरोसा तोड़ दी. तो अब जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए सीबीआई जो भी कर रहे हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना, अच्छी इन्वेस्टिगेशन. हिंदू टेररिज्म, मुस्लिम टेररिज्म, जिहादी टेररिज्म, कोई भी रहे उसको सजा होना, और इनोसेंट पीपल को डिस्टर्ब नहीं करना इन्वेस्टिगेशन. ఈసారి మీడియా ఎవరైనా వచ్చారా మీకు మీదేటి? చాలా మీడియా వచ్చారు, ఎందుకు పట్టుకున్నారు, ఈ టైం ఏం సంబంధం, ఇట్లా అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను. మీడియా కూడా వచ్చి చెప్పినా నేను ఏం సంబంధం ఉంటే సార్, ఆల్రెడీ మక్కా మస్జిద్ బ్లాస్ట్ కేసులో వేసారు. అదే మీరు ఎప్పటి నుంచి వస్తారు? అన్నయ్య మీడియా ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నాయి? రేపటి అప్పుడు 2 రోజుల నుంచి వస్తుంది అన్నయ్య మీడియా. చాలా మీడియా వచ్చింది ఇక్కడ, అన్ని లోకల్ ఛానల్, నేషనల్ ఛానల్ అన్నీ వచ్చింది. ఏమి అడిగారు? నీకు ఎందుకు పోలీస్ చూస్తున్నారు, ఏమైనా సంబంధం? మక్కా మస్జిద్ బ్లాస్ట్ కేసులో ఉన్నారు కదా, దానికోసం ఈ బ్లాస్ట్లో కూడా అడుగుతున్నారు అని. మక్బూల్ పేరు వస్తున్నాయి కదా, మక్బూల్కు నీకు ఏం సంబంధం ఉంది, పోలీస్ అడుగుతున్నారు. హలో, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, घर पे हो? हाँ, अल्लाह का फजल है. वजहतुल्लाह सब एमओबी के एक रिपोर्ट दिया था, వాళ్ళ రికమెండ్ उनका रिकमेंड से तो कंपल्सेशन मिला. ఇంత ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళి టార్చర్ చేశారు కదా, ఇంత ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళి హిందీలో చెప్పండి, ఇది తప్పకుండా యూట్యూబ్లో పెడతాను, మంచిగా అందరూ చూస్తారు. నాకు హిందీలో ఫస్ట్ నుంచి ఇంత టార్చర్ చేశారు కాదు, అది అంతవరకు కొద్దిగా చెప్తారా? ब्लास्ट के बाद मुसलमान नौजवानों को पकड़ के बेरहमी तरीके से हरासमेंट किया गया, मारा गया, इलीगल डिटेंशन में रखा गया. ఓ
തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഭീകരമുദ്ര ചാർത്തി വേട്ടയാടുന്ന പോലീസ് രീതിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് റയീസ്. കേസുകൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി വരുമ്പോൾ ജീവിതം ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറുകയാണ്. వాళ్ళు కేసుകൾ ఒന്നിను పిറగే ఉన్నాయి വരുമ്പോൾ జీవితం ఇవరకు మళ్ళీ ചോദ്యചിహ్నമായി మారుగയാണ്. ఇంత ఫస్ట్ తీసుకెళ్తారు కదా భయ్య, ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తారు ఎస్ఎల్ఆర్? ఎస్ఐటీ అనే టీం వచ్చి అప్పుడు ఎక్కడ, ఏ ప్లేస్లో? ప్లేస్ తెలియదు, కళ్ళు మీద కవర్ చేసేసారు. ఇప్పుడు దాకా ఈ హిందీలో చెప్పండి. 5 years అయింది కానీ ఎక్కడ తీసుకుపోయారు, ఎట్లా పెట్టారో తెలియదు. నిజమా? వేటయాడున్న పోలీస్ నీతియుడే బండిలో మాకు సూర్య కూడా కనిపించలేదు. 8 days డిటెన్షన్, 30 degree యూస్. 30 degree? 3rd degree యూస్. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഭീകരമുദ്ര ചുമത്തി വേട്ടയാടുന്ന പോലീസ് നീതിയുടെ అట్లంతా ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ ఇచ్చారు. కేసుകൾ ఒന്നിനു పిറగే ఒన్నాయి ఒక రూమ్ లో పెట్టావా? చిహ్నമായി మారుగയാണ്. రూమ్ పోలీస్ స్టేషన్ లేదు, అది ఇంట్రోగేషన్స్ ఎక్కడ పెట్టారు ఏం తెలియదు, ఇప్పుడు దాకా తెలియదు. ఇప్పుడు దాకా తెలియదు. తర్వాత జైలు వేసిన తങ്ങൾക്ക് ఇష్టమిല്ലാത്തവരെ ഭീകരമുദ്ര ചുമത്തി വേട്ടയാടുന്ന പോലീസ് രീതിയുടെ ఉదాహరణമാണ് റയീസ്. బిల్డింగ్ ఎట్లనా? కేసుകൾ ఒന്നിനു పిറగే ఒన్నాయి വരുമ്പോൾ జీవితం ఇవరకు ఇట్లా ఆర్సిస్ బిల్డింగ్ పక్కన ఏమి సౌండ్ లేదు. రోజుకి ఆఫీసర్స్ వచ్చి 24 hours ఇంట్రాగేషన్ చేస్తారా లేదా ఒప్పుకొని చెప్పారా? మీరు ఎక్సెప్ట్ చేసుకో, మీరే బ్లాస్ట్ చేసింది అని చెప్పినా, నేనే బ్లాస్ట్ చేసినప్పుడు అట్లా చెప్పిన. వైట్ పేపర్ మీద సైన్ కూడా చేసేసిన. వైట్ పేపర్ ఇస్తారు కొట్టి చాలా వైట్ పేపర్ ఇచ్చి దీని మీద సైన్ చేసిన ఈ కాన్ఫెషన్ చేసిన, ఇట్లా చాలా కన్ఫెషన్ వీడియో తీసుకున్నారు. వీడియో కూడా చేసి తీసుకున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళు అంత చేసిన నా మీద. మీ రిలేటివ్స్ అందరూ సపోర్ట్గా ఉన్నారా భయ్య మీకు? చుట్టాలు అంటే మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా మంది కొద్దిగా దూరం ఉంటే మంచిగా ఉంటాయని ఇట్లా ఫీల్ చేస్తారు అందరూ. మళ్ళీ మీకు మారల్గా ఎవరు ఉన్నారు సపోర్ట్ చేసేకి? మారల్ సపోర్ట్ ఎవరు ఉంటారు ఏమో సార్, ఇట్లానే మీడియా ఎప్పుడైనా వస్తారు వాళ్ళే ఇట్లా చేస్తారు. లేకుంటే ఎవరైనా ఎన్జిఓస్ వస్తారు మా గురించి మాట్లాడతారు. వీళ్ళకు ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది, వీళ్ళకు ఎందుకు హరాస్మెంట్ చేస్తారు, ఇట్లానే ఉన్నాయి. మారల్ సపోర్ట్ వేరే ఏమీ లేదు. దానికోసమే ఇంత మాది జూలం అవుతున్నాయి. ఓకే. चलिए 3 लाख मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के बाद एक्विटल होने के बाद 3 लाख कंपनसेशन आया। आने के बाद पुलिस बोलती कि मेरा चेक देखा, मैं माइनॉरिटी कमीशन में आया। आने के बाद पुलिस बोलती कि तुम्हारा पेंडिंग केस है। मतलब क्या पेंडिंग केस है बोल, तो गुजरात पुलिस का एविडेंस है, तुम डीजीपी ऑफिस के ना फायरिंग हुआ था, वो केस का विटनेस है ना, तुमको कंपनसेशन नहीं देते बोल के फिर मेरा चेक वापस ले लिए वो लोग। ఇట్లా ఎంతమందికి హిందీలో చెప్పండి మీరు, ఎంతమందికి కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చారు? मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में जितने लड़के थे 27 मेंबर्स इस तरह से थे, सबको किसी को 20,000, किसी को 3 लाख, सबको कंपनसेशन दिया गया। అందరికి ఇచ్చారు 3 lakhs कंपनसेशन। ఓకే భయ్య, మీంత పట్టుకొని హిందీలో చెప్పండి. మీంత పట్టుకొని వెళ్ళారు కదా, సెపరేట్ డిటెన్షన్ పెట్టారు, టార్చర్ చేశారు. ఎప్పుడు మీరు మీకు అందరు చూసారు మీరు ఎప్పుడు? मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद जब पुलिस पकड़ के ले गई, बहुत सारे लड़कों को ले जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे रख के अज्जतें तकलीफें दी, टॉर्चर करी उनको, इलीगल डिटेंशन में रखने के बाद में जब जेल में डालने के बाद हमको पता चला कि हमारे साथ और भी लड़के हैं, 25-30 लड़के हैं, यानी सबको एक साथ एक ही जेल में डाली। जब पता चला कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में इतने सारे लड़के हैं। ఇప్పుడు అందరూ రిలీజ్ అయ్యారు. తర్వాత 6 months తర్వాత కేస్ బెయిల్ అయింది, హైకోర్టు నుంచి బెయిల్ అయింది. తర్వాత ఒక 1 year ला केस एक्विटल అయింది. ఓకే. 1 साल के बाद केस खत्म हो गया, बाइज्जत बरी हो गया।